बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एमबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके अवाम से जो सफ़र की सस्ते सफ़र की जो सहूलत थी वो भी छीन ली है। यानी इस हुकूमत ने जो पिछली हुकूमत का तसलसल कह सकते हैं हम उसने अवाम से पहले ही जाहिर है कि खाना, तालीम, सेहत, ये तमाम चीजें तो पहले ही छीन ली थी, लेकिन अब उनसे जीने का हक भी छीनना चाहती है। IMF के साथ मुआहदे के हकीकी मंदरजात क्या है, उनको खुफिया क्यों रखा जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कट टू साइज करने के लिए एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है जो 13 जमातों पर मुश्तमिल होगी। 13 जमातों पर मुश्तमिल होगी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को धकेल के अपोजिशन में फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये मामला क्या है, हम इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट और पीपुल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्या उनमें खात्मा हो सकता है? अब क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ सिर्फ PTI ही इत्तेहाद के लिए आखिरी ऑप्शन बच गया है? इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और इस चीज का भी जायजा लेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के पसे पर्दा कहीं पर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं और PTI के वो कौन से रहनुमा हैं, 4 बड़े रहनुमा जो इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से किन शराइत पर डील की है। और हम इसके अलावा आज के व्लॉग में बात करेंगे कि नेब तरामीम के फैसले से कबल इस वक्त तो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की किससे मुलाकात हुई थी और क्या लिया और क्या दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि PTI ने एक वबाल खड़ा करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को बदनाम करने की एक भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया है। अब ये फैसला क्या है, इसके पीछे की हक़ाइक़ क्या हैं, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहे। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब आपको पता है कि जो है वो हुकूमत ने अचानक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। यानी 26 रुपए 2 पैसे पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया। अब पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे इजाफे के बाद 331 रुपए 38 पैसे पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 17 रुपए 34 पैसे के इजाफे के साथ 329 रुपए 18 पैसे पर पहुंच गया है। अब ये जो फैसला हुकूमत ने किया है ये IMF के दबाव में आकर किया है। आखिर जो IMF के साथ डील हुई है उस डील को अवाम से क्यों छुपाया जा रहा है? हकीकी फैसले के मंदरजात क्या हैं? क्या अपने इस मुल्क के अवाम के ज़मीर को, उनकी जिंदगियों को, उनके बच्चों की जिंदगियों को, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को, क्या सब चीज को, अपने ज़र्फ को, अपनी अना को, अपनी गैरत को, अपने वजूद को, अपने ज़ात को, इस मुल्क को, इस मुल्क की धरती को क्या गिरवी रख दिया है? अगर यही सब कुछ करना था $1.5 अरब के लिए, तो मतलब मैं समझता हूं कि IMF के साथ ये मुआहदा कितना अहम था, लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी समझता हूं कि इससे मेरे मुल्क के अवाम की जिंदगी पर कितना असर पड़ा है। इस मुल्क के अवाम की जिंदगी आपने अजीरन बना दी है। एक तरफ बिजली की कीमतें 100 रुपए फी यूनिट तक पहुंचने को हैं, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आपने इतना होशरुबा इजाफा इससे पहले भी किया और अब भी किया। तो अवाम से क्या चाहते हैं आप जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज में की कीमतों में इजाफा होता है, क्योंकि फार्म टू मार्केट, मार्केट टू जो रिटेलर्स हैं वहां तक जो चीजें पहुंचती हैं तो जाहिर है कि वो गाड़ियों पर ट्रेवल करती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत जाहिर इसमें खर्च होती हैं, तो हर चीज का उस पर असर पड़ता है। गरीब आदमी का ट्रेन पर सफर करने पर असर पड़ता है, एक बस पर सफर करने पर असर पड़ता है। अगर किसी की तनख्वाह ही 15,000 रुपए है और वो 300 यूं समझ लें तकरीबन 350 रुपए अगर पेट्रोल में बाइक पर जाता है और योमिया पेट्रोल पे खर्च कर देता है, तो आप मुझे बता दें
कि 9,000 या 9,500 रुपये अगर, या 10,000 रुपये समझ लें कि 10,000 रुपये तो सिर्फ उसके पेट्रोल पे खर्च होते हैं, तो बाकी के मामला कैसे चलेंगे? बिजली का बिल कैसे होगा, सेहत कैसे होगी, तालीम कैसे होगी, बच्चों की जिंदगी कैसे होगी, उनका कपड़ा कैसे होगा? कभी किसी ने अवाम के दुखों को, तकालीफ को भी मद्देनजर रखकर कोई फैसला किया है? कोई नहीं करता। यहां तक कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त उनके साथ कंधा कंधे में मिला के खड़ी है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है निगरान, ये निगरान न टेक्नोक्रेट है, ये निगरान न तो निगरान है, ये एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, उसका कल पुर्जा है। इस हुकूमत का काम सिर्फ ये सर करके फैसले पर अमल करना है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे उस पर पहले बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर नाज़रीन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कट टू साइज करने के लिए एक भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। यानी 13 जमाती इत्तेहाद होगा, जिसमें बाप पार्टी शामिल होगी और इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल होगी, और इसके अलावा इसमें एनडीएम यानी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट शामिल होगी, इसमें पीएमएलक्यू शामिल होगी, इसमें बीएनपी मैंगल शामिल होगी, इसमें अपना जमीयत अहले हदीस शामिल होगी, इसमें जेयूआई फे शामिल होगी, इसमें जेयूआई पाकिस्तान शामिल होगी, इसमें जो है वो नेशनल पार्टी बिजंजो ग्रुप शामिल होगी, इसमें पीएमएलएन मुस्लिम लीग नून ये भी शामिल होगी जो सरबराही करेगी, और इसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और कौमी अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी ये इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। ये इत्तेहाद बहुत तकलीफ दे होगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि एमक्यूएम के लिए लिखा गया है कि वो जो है वो मुहाजिर नेशनलिज्म पर उसका बेस्ड है वो, और इसके अलावा जो है वो अख्तर मेंगल साहब बलोच नेशनलिज्म पर यकीन रखते हैं। मतलब ये जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अब ये कहा जा रहा है कि 2018 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जो हुकूमत मिली थी वो जरदारी को तोहफतन दी गई थी। तोहफतन, अंदाजा करें। और अब नौबत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल जो मरियम नवाज के गिरफ्तारी पर चीख कर असेंबली में बोल रहा था, और आज जो कल तक जो नवाज शरीफ के साथ बड़ा गले मिल रहा था, और शहबाज शरीफ जी हमारे कायद हैं, बस मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, और आज उनके लिए कहता है कि ये वो हैं जब कमजोर होते हैं, मुश्किल में होते हैं तो पांव पड़ते हैं, और जब ताकत में आते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। और फिर नवाज शरीफ को कहना पड़ता है कि हम किसी से भी इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन हम पीपुल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। तौबा तौबा, ये लफ्ज तौबा नहीं करेंगे। इससे कोई पूछे कि आपकी वापसी कैसे मुमकिन हुई थी, क्या मिसाक जमहूरियत के बाद आपकी वापसी मुमकिन नहीं हुई थी? कोई से पूछे कि 2014 की हुकूमत जो पीटीआई ने धरना दिया था उस वक्त जा रही थी, अगर पार्लियामान में पीपुल्स पार्टी जमहूरियत का साथ न देती और पार्लियामान को डीरेल होने से बचाने के लिए नवाज शरीफ के साथ खड़ी ना होती, तो नवाज शरीफ की हुकूमत कहां खड़ी थी? इनसे कोई पूछे कि इससे भी पहले जब नवाज शरीफ मुश्किल में थे तो उस वक्त क्या था? नवाबजादा नसरुल्लाह के पास चलकर कौन गया था जब नवाज शरीफ जेल में थे? एआरडी बना था, एआरडी का हिस्सा थी पीएमएलएन, और उसी प्रेशर में नवाज शरीफ को जलावतन किया गया। 10 साल का एग्रीमेंट किया गया नवाज शरीफ के साथ जनरल मुशर्रफ की तरफ से। ये क्या भूलने वाली बातें हैं? अभी जो आपका भाई वजीर आजम बना, तो अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मतलब ये सब कुछ ना करती और आपकी अक्सरियत को तस्लीम ना करती, तो आप कहां खड़े थे? ठीक है, आप जाहिर है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के कांधे आपको पता है कि हमेशा आप जैसों के लिए मौजूद रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की वजह से कभी पाकिस्तान में न तो मईशत मुस्तहकम हो सकी है, ना ही डेमोक्रेटिक सिस्टम मुस्तहकम हो सका है। यहाँ पर हर वक्त इसको उतारो, इसको ले आओ, इसको बिठाओ, ये चल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं।
क्योंकि PMLN के साथ उनकी कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। यहां पर मैं आपको ये कहता चलूं कि आइंदा आम इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने जो मांगा है वो सोलो फ्लाइट मांगी है, यानी वो पीपुल्स PMLN को मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि 2007 के इंतखाबात के नताइज पर ले जाएंगे, जहां PMLN को 2/3 मेजॉरिटी दिलाई गई थी। तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट उस तरफ हो गई और इधर ये 13 जमाती इत्तेहाद बन गए, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास अब सवाए PTI के इत्तेहाद के लिए कोई नहीं बचता। यानी आप पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को और पाकिस्तान की मईशत को दांव पर लगाकर दो पाकिस्तान की वो पार्टीज जो एक हकीकत हैं उनको दीवार से लगा रहे हैं, उनका बाजू मरोड़ रहे हैं, आप उनको दीवारों में चुनवा रहे हैं। इसका नतीजा तो अच्छा नहीं निकलेगा। बहरहाल भाई आपकी मर्जी है। नाज़रीन, एक चीज ये भी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर ये यकीन दिलाता चलूं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। ये इमरान खान और PTI के जो मतलब ये जो होते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये उनका बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है कि हमारे साथ तो एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, बात कर रही है। अबे अल्लाह के बंदो, एस्टेब्लिशमेंट तो बैठी थी उमर अता बंदियाल के साथ, जिसके बाद उमर अता बंदियाल ने नेक तरामीम का फैसला दिया और 9 शिकों को उड़ा के एक तरफ फेंक दिया। और मैं हैरान हूं कि उमर अता बंदियाल ने क्या लिया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट है उस पर मैं हैरान हूं कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और उसके साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल नेब कवानीन में गलत तरामीम का नहीं है, बल्कि 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। आगे चलें, सबर आगे तो चलें। कह रहे हैं कि सवाल पार्लिमानी जमहूरियत की अहमियत और आइन के 3 सुतूनों के बीच अख्तियारात की तकसीम का है। सवाल इन गैर मुंतखब जजों पर मुश्तमिल अदालत के अख्तियारात का है जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के मकासद और पॉलिसी पर नजरसानी करना चाहते हैं और आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को जवाज बना रहे हैं, जिसका शकूक से बालातर कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया। शकूक सिर्फ आर्टिकल 10 पढ़ लो ना, इंसानी बुनियादी हकूक क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और नेब से किसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि अक्सरियती फैसले ने आइन के इस वाज़े हुक्म को भी नजरअंदाज किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रियासत अपना अख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। और अक्सरियती फैसले ने आइन के 3 सुतूनों यानी पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया के बीच अख्तियारात की तकसीम जैसे पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियादी असूल को भी नजरअंदाज कर दिया है। अक्सरियती जजेस हजरात ने खुद को एक सियासतदान के ऐसे गैर आनी जाल में फंसा लिया जिसके तहत पार्लियामेंट की मंजूर शुदा कानून के मकसद और पॉलिसी पर होने वाली सियासी बहस को कमरे अदालत में घसीट कर लाया गया। ये तय किए बगैर कि पार्लियामेंट के एहतसाब को इंसानी हकूक के निफाज के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। कैसे आप जोड़ सकते हो बंदियाल, किस तरह आप ये सब कुछ कर सकते हो? किस तरह आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अब सदर के दस्तखत से पहले ही आप उस पर स्टे जारी कर सकते हो? तेरे बाप का राज था। आगे जी कह रहे हैं कि अक्सरियती जजेस अदालत ने खुद ये हमने कर लिया, ये तय किए बगैर, ये भी हमने बात कर ली, एहतसाब को इंसानी हकूक के निफाज के साथ जोड़ा जा सकता है। अक्सरियती फैसला इधर से तस्वुराती दुनिया में दूर की कोड़ी लाकर इंसानी हकूक की खुद साख्ता खिलाफ वर्जी के इम्कानात के खदशे का इजहार करता है। 184(3) और उस 184(3) के तहत ये जो बेंच था ये गैर आईनी, गैर कानूनी और कवायद और ज़वाबित के खिलाफ था।
अक्सरती फैसला इस बात को भी समझने में नाकाम है कि पार्लियामेंट जो कानून बना सकती है तो उसको खत्म भी कर सकती है, और इस हवाले से पार्लियामेंट का अख्तियार लामहदूद है। अगर पार्लियामेंट नेब का कानून बना सकती है तो इसको मुकम्मल तौर पर खत्म भी कर सकती है। तफसीली वजूहात बाद में जारी किए जाएंगे। अब बताएं नाजरीन, मतलब सुप्रीम इदारा कौन है? वो जिसने आइन बनाया। और क्या सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद और ज़वाबित हैं वो आइन से बालातर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो इस वक्त तकरीबन जो एक बात कही जा रही है कि 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरियां और शिकायत दोबारा खुल गई। 700 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के केसेस खुल गए। साबिक 7 वज़राए आज़म, 14 वज़राए आला, 78 वज़रा, 176 MPA और 14 अफसरान और जो है वो रिटायर्ड फौजी अफसरान, सबके जो है नेब में मुकदमा थे वो खुल गए। अब मुझे हैरत ये हो रही है कि उमर अता बंदियाल ने अपने खानदान की जान की अमान हासिल करने के लिए और पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ये सब कुछ सारा खेल खेला, और उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि जिसके इश्क में ये सब कुछ कर रहा है वो इमरान खान इसी के रगड़े में आएगा। अब उसको कोई गुड टू सी यू कहने वाला नहीं है, कोई उसको गेस्ट हाउसेज में ठहरा कर और शाही पकवान खिलाने वाला नहीं है। तो बहरहाल सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और दूसरी तरफ PTI ने पाकिस्तान को बदनाम करने, रुस्वा करने और दुनिया के अक़वामे आलम के सामने जलील करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक मुहिम शुरू की है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब जब कौमी असम्बली की जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और जिस दिन उनका खिताब होगा उस दिन अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा कि इमरान खान को रिहा करो और 90 दिनों में इंतखाबात करवाओ। इसके हवाले से राब्ते किए जा रहे हैं, मुहिम की जा रही है, चलाई जा रही है। शहबाज गिल साहब जो है वो सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाया जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल नाज़रीन, PTI के 4 अहम तरीन रहनुमाओं ने इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है, खामोशी की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ताम खामोश रहेंगे, और उनकी खामोश रहने पर उनको मेडिकल ग्राउंड पर रिहा करने का हुक्म दिया जा सकता है, मतलब आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, जिनमें यासीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, आपको पता है यास्मीन राशिद कैंसर की मरीज हैं और उमर सरफराज चीमा को रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी हुई थी या डैमेज है या पता नहीं क्या है, और महमूद रशीद कार्डियक पेशेंट है, और एजाज अहमद की उम्र इस मकाम पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत अता करें कि वो जेल की सोबतें नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बहरहाल इस शर्त पर कि वो अपनी जबान बंद रखेंगे तो उनको मेडिकल ग्राउंड पर रिहाई मिल सकती है। दूसरे लफ्जों में यूं समझें कि हम आपको जेल से निकालकर घर पे हाउस अरेस्ट करेंगे, आपको इतनी इजाजत होगी कि आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसके आगे नो बाबा नो, उसके आगे नो एंट्री, जबान पे ताले, होंठों पे सब खत्म। तो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है। अब बात तो बहुत सारे उमूर पर और भी करनी थी, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से बात नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।